हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस की श्रृंखला में हम क्लास 7th के चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऊष्मा। तो ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? ऊष्मा को आप तापमान के नाम से भी जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको फीवर होता है, बुखार होता है, तो आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। ऐसे ही गर्मियों में हम सूती वस्त्र पहनते हैं ताकि हमारे शरीर का तापमान संतुलित रह सके। ठीक है। तो इसी तरह इस चैप्टर में जो है हम ठंड और गर्म को समझेंगे, यानी कि तापमान को समझेंगे, ऊष्मा के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही तापमापी यंत्र जो होता है, तापमापन होता है, उसको समझेंगे। तो यहाँ पे थर्मामीटर के बारे में बताया जाएगा, कितने प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। और इसके अलावा हम इस चैप्टर में ऊष्मा का स्थानांतरण के बारे में भी जानेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, चालक, कुचालक, ठीक है, ऊष्मारोधी, संवहन, ये सभी जो शब्दों के टर्म हैं, साइंस के जो टर्म हैं, इन सबको आप समझेंगे। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, जिसका नाम क्या है, ऊष्मा। तो आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जानवरों रेशों से बनाए जाते हैं। यानी कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं, जानवरों मीन्स जानवरों के रेशों से बनाए जाते हैं, यानी कि जो उनके बाल होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? पादप, यानी जो पेड़ होते हैं उनके रेशों से बनाए जाते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए कपास ले सकते हैं। ठीक है। कपास जो है, जो इसको क्या रुई बोलते हैं, तो कपास से सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। ठीक है। जाड़ों में हम लोग कैसे वस्त्र पहनते हैं? ऊनी वस्त्र पहनते हैं, ताकि हमारा जो शरीर का तापमान है वो गर्म बना रहे। क्योंकि सर्दियों में बाहर का जो तापमान होता है, वातावरण का तापमान होता है, वो कैसा होता है? ठंडा रहता है। तो उससे वो हमें बचाए रखता है ऊनी वस्त्र। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के रंग के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानते हैं कि आप यह जानने के लिए अवश्य ही उत्सुक होंगे कि किसी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं, है ना। यानी कि हम ठंडियों में क्यों ऊनी वस्त्र पहनते हैं, गर्मियों में हम क्यों सूती वस्त्र पहनते हैं। आपके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी। तो आगे हम इसके बारे में जान लेते हैं। शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में जाएं तो गर्मी का अनुभव करते हैं। तो ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं, है ना। क्योंकि शीतकाल में हमें घर के अंदर कैसा महसूस होता है? ठंडा ठंडा लगता है। तभी तो धूप जब निकलती है तो सब लोग बाहर बैठते हैं धूप में। लेकिन वहीं घर तो वही है, वहीं घर में ग्रीष्म काल में और गर्मी लगने लगती है ना, और गर्मी का हमें एहसास होता है। तो हम यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडी है? हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है? तो इस अध्याय में हम इसी प्रकार से कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ठंड क्या होती है और गर्म क्या होता है। कैसे आप पता लगाते हैं किसी वस्तु को कि ये जो वस्तु है वो ठंडी है या फिर कोई वस्तु गर्म है? तो आपने अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। इनमें से कुछ गर्म और कुछ ठंडी होती हैं। जैसे कि चाय कैसी होती है? गर्म होती है। और बर्फ़ कैसी होती है? वो ठंडी होती है ना। चित्र 3.1 में सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है, और इस सूची में कुछ और नाम जोड़ने की बात की गई है। यानी कि आपको सूची देखनी है और इसमें कुछ अन्य वस्तुओं को ऐड करना है जो कि गर्म या ठंडी हों। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं। आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे जानते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु की अपेक्षा अधिक गर्म है? प्रायः हम इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करके लगाते हैं। तो कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी वस्तु ज़्यादा गर्म है या कौन सी वस्तु कम गर्म है? तो जब हम उनको छूते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमें इस बात का अनुभव होता है कि कौन सी वस्तु ज़्यादा गर्म है या फिर कौन सी वस्तु ज़्यादा ठंडी है। परंतु क्या हमारी स्पर्श इंद्रियां विश्वसनीय हैं? यानी कि तो क्या ये रिलायबल हैं, विश्वसनीय हैं? तो यहाँ पे चित्र 3.1 में बताया गया है कि 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना है। ठीक है। 3 यहाँ पे बर्तन रखे गए हैं, A, B, C, और इन तीनों बर्तनों में अलग अलग तापमान का पानी भर के रखा गया है। उसको स्पर्श करके हमें इसका पता लगाना है। ठीक है। तो 3.1 में यहाँ पे आप देख लीजिए कि गर्म एवं ठंडी वस्तुएं के बारे में पूछा है कि आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है।
कि गुनगुनी होती है, गर्म होती है, तो कैसी होती है, ठंडी होती है। तो यहाँ पे आप टिक लगाइए। चाय के प्याले में रखी चम्मच, वो कैसी होगी, चाय है इसके अंदर, तो चाय जो है कैसी होती है, गर्म होती है। तो उसके अंदर कोई अगर हम वस्तु रख देते हैं तो उसका तापमान भी उतना ही हो जाता है जितना कि उस चाय का है, तो ये क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। फलों का रस कैसा होता है, ठीक है, तो फलों का रस ये डिपेंड करता है कि आपने उसे कहाँ पे रखा हुआ है। नॉर्मल तापमान पे रखा है, रूम टेम्परेचर पे रखा है, ठीक है, या फिर आपने फ्रिज के अंदर रख दिया है, या फिर आपने फल के रस को गर्म कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन अमूमन जो है, जो ताज़े फलों का रस हम निकालते हैं वो कैसा होता है, शीतल ही होता है। नेक्स्ट वस्तु है तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी। तो किसी भी बर्तन में जो हत्थी लगी होती है वो या तो प्लास्टिक की होती है या फिर लकड़ी की लगी होती है। क्यों लगी होती है, ताकि जो गर्म बर्तन को भी हम आसानी से उठा के रख सकें, इसीलिए किसी भी बर्तन में जो हत्थी होती है वो लगाई जाती है। तो यहाँ पे पूछा है कि तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी वो कैसी होगी, क्या वो गर्म होगी या फिर वो ठंडी होगी। तो आप जो है उसे यहाँ पे टिक लगा सकते हैं कि वो जो है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी या ठंडी होगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हत्थी लगाई जाती है ताकि गर्म बर्तन को भी उठाया जा सके। यहाँ पे बॉक्स में बताया गया है कि आपको ये परामर्श दिया जाता है कि बहुत अधिक गर्म वस्तुओं को ना छुएं। मोमबत्ती की ज्वाला अथवा स्टोव छूते समय सतर्क रहें, ठीक है, यानी कि किसी भी अगर आप ज्वाला को छू रहे हैं, मोमबत्ती की या स्टोव को छू रहे हैं तो सतर्क रहें, अन्यथा आपका हाथ क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 3 पात्र दिए गए थे, इसमें बर्तनों में पानी रखा गया था और तीनों के ए बी सी इन तीनों के तापमान, जो पानी है उसका तापमान क्या था, अलग अलग था। तो पात्र ए में ठंडा पानी तथा पात्र बी में गर्म पानी, कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में डालिए। अब अपने बाएं यानी कि वार्म हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने दक्षिण हाथ को पात्र बी में डालिए, ठीक है। तो एक हाथ को, एक राइट हैंड को एक बॉक्स में डालना है, पात्र में, एक बर्तन में, और लेफ्ट हैंड को दूसरे बर्तन में डालना है। दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने दीजिए। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोइए। क्या दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव होता है, इस चीज़ का आपको एहसास करना है, ठीक है। तो सुनिश्चित कीजिए कि पानी इतना गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। जो भी अगर आप यह एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो इतना पानी गर्म ना हो कि आपका हाथ जल जाए। यहाँ पे एक प्रिकॉशन बताई गई है। बूझो की उलझन यह दर्शाती है। बूझो क्या पूछता है, बूझो कहता है मेरा बायां हाथ कहता है कि मग सी में पानी गर्म है तथा दाहिना हाथ उसी पानी को ठंडा बताता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो बूझो को यह उलझन दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म या ठंडी है, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते, यह हमें कभी धोखा दे सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम किस यंत्र का या फिर किस वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पता चले कि किसी वस्तु का तापमान कितना है या फिर किसी बर्तन में रखे हुए जल का तापमान कितना है। आइए इसको आगे देख लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है। किसी वस्तु की उष्णता यानी गर्मी की विश्वसनीयता या विश्वसनीय माप उसके ताप से ही की जाती है। ताप मापने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली उपयुक्त वस्तु कौन सी हो सकती है, थर्मामीटर होती है, या थर्मामीटर या तापमापी इसे कहते हैं, ठीक है। तो तापमापी या थर्मामीटर के द्वारा हम किसी वस्तु का तापमान विश्वसनीयता पूर्वक यानी कि पूरे विश्वास के साथ जो है नोट डाउन कर सकते हैं या उस पर विश्वास कर सकते हैं। तापमान क्या होता है, तो क्या आपने कोई तापमापी देखा है। याद कीजिए कि जब कभी आपको या आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था तो टेम्परेचर यानी कि ताप को थर्मामीटर से मापा गया था। जब तापमापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं तो उसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए और इसका ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए और थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर चित्र 3.2 में दर्शाए अनुसार दिखाई देता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर किस तरह का दिखाई देता है वो चित्र 3.2 में आप देख पा रहे होंगे। और मैक्सिमम सबके घरों में जो है थर्मामीटर आजकल ये वाला दिखाई देता है। इसका क्या नाम है, ये डॉक्टरी थर्मामीटर। थर्मामीटर के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रयोगशाला में जो लैब होती हैं तो उसमें एक अलग प्रकार का थर्मामीटर यूज़ किया जाता है ना। तो ये जो है डॉक्टरी थर्मामीटर है, डॉक्टर लोग यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है।
आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लंबी सी अंदर देखिए एक कांच की नली पड़ी हुई है। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। ये यहाँ पे क्या है, ये बल्ब है। बल्ब में पारा भरा होता है। यहाँ पे क्या भरा जाता है, पारा भर दिया जाता है। इस एरिया में पारा भर देते हैं। इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है और बल्ब में क्या भर दिया जाता है, पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। तो यहाँ पे एक चमकीली जो है पतली चमकीली धारी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाइए जब तक कि आपको उसमें धारी दिखाई ना देने लगे। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक माप क्रम यानी स्केल भी दिखाई देगा। उपयोग किए जाने वाला यह माप क्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे सी द्वारा भी हम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एक यहाँ पे आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कुछ डार्क जो है लाइन आपको रियल में थर्मामीटर में दिखाई देगी जब आप सच में देखेंगे उसमें। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जो लाइन होती है वो भी बढ़ती जाती है। यानी कि जो थर्मामीटर होता है उसके अंदर जो पारा उपस्थित होता है, पारा क्या है, एक धातु होती है जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये बहुत कम तापमान पर ही पिघलने लगती है। तो इसीलिए इसको हम जो है थर्मामीटर में यूज़ करते हैं। इसको अंदर भरी जाती है जिससे कम तापमान पे भी आसानी से ये एग्जैक्ट हमें बता सके कि कितना तापमान है किसी वस्तु का। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ता है वैसे वैसे जो धारी होती है वो आगे की तरफ बढ़ती जाती है। यानी कि जो पारा होता है वो पिघलता जाता है और इस नली में आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और जहाँ तक ये बढ़ के जाके रुकता है, इससे हमें पता चलता है कि किसी वस्तु का तापमान कितना है, ठीक है। तो इसको हम किस में मापते हैं, इसका माप क्रम सेल्सियस होता है और सेल्सियस को हम सी से डिनोट करते हैं, यानी सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे बूझो दुविधा में फिर से है। फिर वो क्या पूछ रहा है या क्या सोच रहा है, इसको देख लेते हैं। बूझो दुविधा में है कि चित्र 3.2 में दर्शाए दो माप क्रमों में से एक किसे पढ़ें। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट है। इसका परिमाप 94 से लेकर 108 डिग्री सेल्सियस तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, ठीक है। यानी कि जो फ़ारेनहाइट का मापक्रम है इसे हम पहले मापते थे, अब इसका यूज़ नहीं करते हैं। भारत में प्रेजेंट में डिग्री सेल्सियस में जो है मापा जाता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप सकते हैं, ठीक है। और मनुष्य का ताप, जो मानव है उसके सामान्य ताप क्या होता है शरीर का, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इससे ज़्यादा बढ़ता है इसका मतलब क्या होता है, फीवर होता है। आगे बताया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है कि थर्मामीटर से ताप मापन कैसे मापेंगे आप। आइए यह सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले इसके किन्हीं दो क्रमागत यानी एक के बाद एक दो चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट कीजिए। इन दोनों चित्रों के बीच भागों की संख्या यानी कि छोटे चिन्हों द्वारा दर्शाए गए को नोट करना है। मान लीजिए कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है तथा इन चित्रों के बीच 5 भाग हैं, तब यह छोटे भाग का मान 1/5 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0.2 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। यानी कितना अंतर बीच में देखा जाएगा, दोनों चिन्हों के बीच में 0.2 डिग्री सेल्सियस का अंतर आप देख पाएंगे। यानी कि दो चिन्हों के बीच में कितनी डिग्री है, 0.2 डिग्री। उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से धो लीजिए। धोने के लिए किसी प्रतिरोधी यानी रोगाणुरोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसको आप जो है अपने हाथ में पकड़िए और कुछ झटके दीजिए। यानी कि झटके देने से क्या होता है, देने से पारा जो है नीचे चला जाता है। सुनिश्चित कीजिए कि यह 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखिए। यानी ये जो बल्ब है, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा होता है, इसको आपको जो है जीभ के नीचे रखना है। 1 मिनट के पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकालिए और इसके जो उसका पाठ्यक्रम जो भी आया हो, यानी कि जो भी पॉइंट में नंबर बढ़े हों, उसको आपको नोट डाउन करना है, नोट कर लेना है। यह आपके शरीर का ताप है, यानी कि जो भी आपको नंबर मिला है वही आपका शरीर का टेम्परेचर है, ताप है। ताप को सदैव इसके मात्रक 0 डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए आपको फीवर है, आपने थर्मामीटर अपने जीभ के नीचे 1 मिनट के लिए रखा। उसके बाद में आपने देखा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है,
ठीक है, यानी कि 38 तक पहुंच गया है पॉइंट। तो इसको आप कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसको हम मात्रक के साथ में लिखते हैं, यानी कि कैसे लिखते हैं, 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो जितना भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना आपको वहाँ पे नोट डाउन करना है। आपने अपने शरीर का ताप कितना नोट किया। मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये किस तरह से लिखा है, केवल 37 लिखा है और सी लिखा है, यानी कि सेल्सियस लिखा है, यहाँ पे डिग्री तो लिखी नहीं गई है। तो पहली ने अपने शरीर का ताप मापा और वह जो है चिंतित हो गई, क्योंकि यह ठीक 37 सी नहीं था। ठीक है, आइए पहली को विश्वास दिलाएं कि इसके साथ कोई समस्या नहीं है। थर्मामीटर, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, इसकी सहायता से अपने कुछ मित्रों का भी, कम से कम 10 मित्रों के जो शरीर का है वो ताप मापना है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.2 में फिर अंकित करना है। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस हो। यह कुछ अधिक अथवा कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में जिसे हम सामान्य ताप नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत माप होता है। ठीक है, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान की बात यहाँ पे नहीं की गई है। औसतन व्यक्तियों, जो जितने भी स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनका औसतन टेम्परेचर अगर हम निकालें तो वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मानव शरीर का सामान्य ताप, जो स्वस्थ मानव होता है, उसका सामान्य ताप कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। यहाँ पे जो है डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए कुछ आवश्यक सावधानियां बताई गई हैं। इसको आप देख लीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी आप जब थर्मामीटर का इस्तेमाल करें तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और उपयोग के पश्चात धोना चाहिए। ठीक है, धोने के लिए इसे एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग अच्छा रहता है, यानी कि एंटीसेप्टिक जो प्रतिरोधी यानी जीवाणुरोधी जो घोल होता है उसका जब इस्तेमाल करते हैं तो जो भी बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं उसमें वो डेड हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जिससे जो बाहर के जीवाणु होते हैं आपके मुंह में नहीं जा पाते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करने से पहले भी आपको धोना है और इस्तेमाल करने के बाद भी धोना है, क्योंकि जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर आपने बिना धोए इसको रख दिया तो कोई अन्य व्यक्ति जो है, जो कि वो भी अगर उठा के अपने मुंह में रख लेता है तो कुछ बैक्टीरिया उसके मुंह में भी चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए हार्मफुल हो सकता है, तो इसीलिए इसको धोने की बात बताई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि सुनिश्चित कीजिए कि उपयोग से पहले पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा थर्मामीटर में कि जो पारा है उसका जो नीचे लोअर पार्ट होता है, तल होता है, वो वहाँ पे 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए जो पारा हो। थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। 4 पॉइंट में कहा गया है कि थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग कीजिए। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर यह टूट सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कांच का होता है ना, इसीलिए टूटने की संभावना इसकी रहती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जब इसको झटके, यानी कि धुलने के बाद झटकें, इस्तेमाल करने के बाद झटकें, तो ऐसा ना हो कि टकरा के टूट जाए, इसीलिए इसको सावधानीपूर्वक रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो इसका पीछे का पोर्शन होता है वहाँ से पकड़ना चाहिए, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, बल्ब को आपको अपने मुंह के अंदर रखना होता है, इसीलिए आप यहाँ से नहीं पकड़ सकते। तो ये कुछ सावधानियाँ बताई गई हैं कि कैसे आप थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे। बूझो के मस्तिष्क में एक नटखट विचार आया। वह डॉक्टरी थर्मामीटर से गर्म दूध का ताप मापना चाहता था। पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्योंकि जो थर्मामीटर होता है उसका तापमान कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। चूँकि अगर यहाँ पे किसकी बात, गर्म दूध की बात की गई है, तो दूध जो है गर्म होगा, तो जाहिर सी बात है दूध गर्म कितना भी हो सकता है, 50 से भी ऊपर हो सकता है। अगर उबल रहा होगा तो उस समय तो 100 से भी ऊपर होगा, है ना। तो इससे पारा जो है जो होता है, या फिर जो थर्मामीटर है, डॉक्टरी थर्मामीटर, वो ख़राब होने का डर रहता है, इसीलिए पहले ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। चेतावनी में बताया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का ताप मापने के लिए कभी मत कीजिए। थर्मामीटर को धूप या आग के पास रखने से बचाइए, ऐसा करने से यह टूट सकता है। ठीक है, आग के पास रखेंगे या धूप में बहुत देर तक रखा रहेगा तो वो चटक जाएगा, टूट जाएगा, और पारा उसका जो है वो बाहर आ जाएगा, इसलिए थर्मामीटर फिर वो ख़राब हो जाएगा, इस्तेमाल लायक नहीं रहेगा। आगे बताया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही रखा गया है। इसके बाद
दूसरा एक प्रकार का तापमापी होता है, थर्मामीटर होता है, जिसको हम प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। ये अमूमन जो है आपके प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन का टेम्परेचर मापने के लिए। आइए इसको देख लेते हैं और इसका परिसर कितना होता है इसको भी देख लेंगे। हम अन्य वस्तुओं के ताप को कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है। आपके अध्यापक इस तापमापी को आपको दिखाएंगे। इसे ध्यान से देखिए तथा इससे मापे जा सकने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम ताप को नोट कीजिए। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः -डिग्री सेल्सियस से 110 यानी 110 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप चित्र 3.4 में भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक वैसे ही ठीक उसी प्रकार इस तापमापी को भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तापमापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। चित्र 3.4 में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है तापमापी प्रयोगशाला में यूज़ करने वाला थर्मामीटर। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में बताया गया है कि विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के तापमापी उपयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम तथा न्यूनतम तापमापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मौसम की जानकारी है, मौसम की जो रिपोर्ट आती है कि आज का तापमान इतना है। ठीक है, आज का गर्मियों में कितना टेम्परेचर होता है, 40 डिग्री, कहीं कहीं तो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ठीक, तो वो टेम्परेचर कैसे मापते हैं, तो उसके लिए अलग प्रकार का थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिकतम न्यूनतम तापमापी। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 प्रकार के तापमापी के बारे में जाना। पहला था डॉक्टरी तापमापी, डॉक्टर जो इस्तेमाल करते हैं थर्मामीटर वो। दूसरा था प्रयोगशाला तापमापी, जो कि प्रयोगशालाओं में किसी सोल्यूशन का, किसी लिक्विड का टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है। और थर्ड हमने देखा कि मौसम की रिपोर्ट जब देते हैं तो उसमें बताते हैं कि अधिकतम, आज के दिन का अधिकतम तापमान इतना रहा, न्यूनतम तापमान इतना रहा। तो इसको किस तापमापी द्वारा नापते हैं, इसको अधिकतम न्यूनतम तापमापी के द्वारा नापते हैं। ठीक है, तो इसका ये नाम ही है अधिकतम न्यूनतम तापमापी, जो कि मौसम की रिपोर्ट देने में हेल्प करता है। तो आइए अब देखें कि इस तापमापी का उपयोग कैसे किया जाता है, यानी जो प्रयोगशाला तापमापी था इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो किसी बीकर अथवा मग में नल का थोड़ा सा जल लीजिए। तापमापी को जल में इस प्रकार डुबाइए कि इसका बल्ब तो जल में डूबा रहे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श ना करें। ठीक है, यानी कि वो नीचे एकदम लोअर पे, तल पे ना पहुंच जाए, और ना ही जो है जो भी बर्तन में आपने जल को रखा है उस बर्तन की दीवारों पे टच हो, यानी कि बीच में आपको उसको पकड़ के रखना है। वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करें। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे के तल की गति को देखिए। फिर आप ध्यान से उस जो पारे में जो गति हो रही है उसमें आप देखें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि तल, यानी कि जब तक नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। ठीक, यानी कि मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएगा जब आप उसमें डालेंगे जल में, तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, जितना भी तापमान होगा उस जल का, वहाँ तक वो जाने के बाद फिर रुक जाएगा। ठीक है, स्थिर हो जाएगा पारा। तापमापी का पाठ्यांक नोट कीजिए। यह इस समय जल का ताप है, यानी कि जहाँ पे जाके स्थिर हो जाएगा, जिस पॉइंट पे रुकेगा, तो वही पॉइंट आपको बताएगा कि उस जल का तापमान कितना है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना कीजिए। क्या इन मापों में कुछ भिन्नताएं हैं? संभव कारणों की चर्चा कीजिए। यहाँ पे बॉक्स में बताया गया है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय, डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यक्रम लेते समय बरती जाने वाली सभी सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरती जानी चाहिए। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। तापमापी का बल्ब चारों ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए जिसका भी में ताप नापना होता है, और बल्ब जो है बर्तन की दीवारों को भी नहीं छूना चाहिए। ठीक है, आगे बूझो को अब समझ में आ गया कि उच्च तापों को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अब भी उलझन में है कि क्या प्रयोगशाला तापमापी द्वारा उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। आइए इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। तो किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लीजिए। तापमापी के बल्ब को जल में डुबोइए।
ठीक है। एक बीकर में क्या लेना है, हमें जल लेना है, और जो तापमापी है उसको हमें पहले किस में डुबो देना है, उसका बल्ब को जल में डुबोना है और पारे के तल के स्थिर होने तक इंतजार करना है। जब पारे का ताप स्थिर हो जाए तो आप नोट कीजिए। अब तापमापी को किसी जल से बाहर निकाल इसी तापमापी को हमें जल से बाहर निकालना है। ध्यानपूर्वक देखिए कि अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं कि जैसे कि तापमापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला तापमापी द्वारा ताप का पाठ्यांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल या उस वस्तु पर रखा है, इसका ताप मापना है। जिसका भी आप ताप माप रहे हो तो उसी जल में, मान लीजिए जल का आप ताप नाप रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब स्थिर हो गया तब आपने बाहर निकाल लिया, उसके बाद आप जो है आराम से उसको नोट डाउन कर रहे हैं, तो इतनी ही देर में वो जो टेम्परेचर होगा वो नीचे चला जाएगा, गिर जाएगा। तो जब आप इस यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया गया है कि जब जल में रखा हुआ जो बीकर में जो जल है उसमें जब आपने डुबो के रखा है, उसी जब स्थिर वहाँ पे हो जाए जो पारा है, तभी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बाहर निकाल के नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। स्मरण कीजिए कि अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पाठ्यांक नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है। क्या तब आप प्रयोगशाला मापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं? स्पष्ट है कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता, जबकि जो प्रयोगशाला थर्मामीटर था उसको जब हम जल से बाहर निकालते थे तो तुरंत जो है क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण कीजिए। क्या आप बल्ब के पास कोई विभंग यानी किंक देखते हैं, जो कि आप चित्र 3.6 में देख पा रहे हैं कि डॉक्टरी थर्मामीटर में एक विभंग होता है। विभंग का क्या लाभ है? यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, यानी कि बढ़ने तो देता है लेकिन तुरंत जो है अपने आप नीचे गिरने से रोक लेता है। तापमापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। यदि तापमापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी यानी कि डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध हैं जिसमें जो है पारे का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है किसका इस्तेमाल होता है, तो इसमें एक चिप होती है और इसमें जो कि सेल के माध्यम से आपको यहाँ पे अंक प्रदर्शित करती है। जितना टेम्परेचर यहाँ से वो मेज़र करती है उतना ही यहाँ पे अंकों के माध्यम से वो दर्शा देती है कि किसी वस्तु का इतना तापमान है। ऊष्मा का स्थानांतरण, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे ऊष्मा के स्थानांतरण के बारे में बताया गया है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। तो आइए इसे पहले जान लेते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है, यानी कि वह गर्म हो जाता है। ठीक है, तो किसी जलती हुई वस्तु पर जैसे कि गैस स्टोव पे जब आप किसी बर्तन को रखते हैं तो वो बर्तन गर्म हो जाता है, तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। यह ठंडा क्यों हो जाता है, तो ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे ये गैस स्टोव है और इसके ऊपर आपने एक बर्तन रखा। ठीक है, यहाँ पे ये जल रहा है। इसके बाद में ये बर्तन क्या होगा, टेम्परेचर इसका बढ़ गया, ये गर्म हो गया। उसके बाद में आपने इसको नीचे रख दिया। ठीक है, हटा के वहाँ से गैस जो ज्वाला है वहाँ से हटा के इसको आपने नीचे रखा, तो ये क्या हो गया, ये ठंडा हो गया कुछ समय के पश्चात। तो अब हीट कैसे चल रही है, यानी जो ताप है, सबसे पहले ताप यहाँ नीचे से किस तरफ आया, ताप यहाँ से कुछ इस प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ा, यानी बर्तन की तरफ। अब नीचे यहाँ पे तो गैस जल नहीं रही है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जो ऊष्मा इसके अंदर आ गई वो किधर जाएगी, ऊष्मा इस बर्तन से ऊपर की ओर इवेपोरेट होने लगेगी, यानी कि स्थानांतरित परिवेश में स्थानांतरित होने लगेगी और धीरे धीरे बर्तन ठंडा हो जाता है। तो यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। तो वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होती है, इसको किसी एक एक्टिविटी के माध्यम से आप समझ लीजिए।
एल्यूमिनियम या लोहे जैसे किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ मोम के टुकड़े एक छड़ पर चिपका दिए गए हैं और ये छड़ या तो लोहे की हो या एल्यूमिनियम की हो, ठीक है, लकड़ी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण काफ़ी धीरे गति से होता है और जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे लकड़ी जलने लगेगी और ऊष्मा का स्थानांतरण तो बहुत देर की बात है, ये लकड़ी से ही यहाँ पे जलना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप किसी धातु की जैसे लोहे एल्यूमिनियम की आप स्केल यहाँ पे ले सकते हैं। ये टुकड़े लगभग समान दूरियों पर होने चाहिए। उसी जो आपने पट्टी ली है, स्केल ली है, उस पर जो है समान दूरी पर आपको मोम के टुकड़े जो है चिपका देने हैं। छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को 2 ईंटों के बीच में भी दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि क्या होता है। तो मोम के टुकड़ों का क्या होगा, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देंगे? कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरता है? क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरी ओर स्थानांतरित होती है? यह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। यहाँ पे एक टर्म आया है, चालन, ठीक है, चालन। चालन क्या है या चालन से आप क्या समझते हैं? तो वह प्रक्रम या वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से या जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसे क्या कहते हैं? ऊष्मा का चालन कहते हैं या फिर चालन कहते हैं। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा ही स्थानांतरित होती है। यानी कि जब आप गैस, मान लीजिए आपने गैस पे एक बर्तन रखा, तो यहाँ पे आपकी गैस जल रही होती है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या गर्म होगा? सबसे पहले तो इसकी तली गर्म होगी ना। सबसे पहले क्या गर्म होगा? इसकी तली गर्म होगी, ये हिस्सा पहले गर्म होगा, तली गर्म होगी। फिर साथ में धीरे धीरे इधर लेफ्ट और राइट साइड जो होगा पोर्शन, ये गर्म होना शुरू होगा। फिर धीरे धीरे और ऊपर गर्मी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे ये गर्म होना शुरू होगा। तो इस तरह से क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर पूरा जो है बर्तन फिर धीरे धीरे गर्म हो जाता है। तो ये क्या है? ये ऊष्मा का चालन है। ये प्रायः जो है ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम यानी चालन की प्रक्रिया के द्वारा ही स्थानांतरित होती है। यही यहाँ पे बात इस सेंटेंस में बताई गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे स्किप ना होने पाए। आगे यहाँ पे बताया गया है कि क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? यानी कि क्या जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी मैटर हैं, उन सब में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाला धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर बिना हाथ लगाए उठा सकते हैं? तो आप ये इसीलिए हत्थी लगी होती हैं, चाहे वो प्लास्टिक की हों या फिर लकड़ी की, ताकि जो है वो आप किसी भी बर्तन को आसानी से उठा सकें। क्यों? क्योंकि जो बर्तन होता है वो उसका तापमान काफ़ी गर्म हो जाता है और जो लकड़ी के हत्थी या प्लास्टिक की हत्थी लगी होती हैं वो ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं, यानी उसमें ऊष्मा आसानी से स्थानांतरित नहीं होती है। इसीलिए बर्तन में हत्थी लगी होती हैं ताकि तप्त बर्तन को यानी गर्म बर्तन को भी नॉर्मल आप हाथों से उठा के रख सकें। आगे एक्टिविटी 3.7 में बताया गया है कि किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुएं जैसे कि इस्पात यानी कि स्टील के चम्मच, प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी यानी डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोइए। कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे सिरे को छूकर देखिए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 3.3 में लिखिए। तो क्या होगा, किसी बर्तन में जब आप गर्म पानी लेकर उसमें इस्पात या स्टील या प्लास्टिक के या फिर पेंसिल को डुबोते हैं तो फिर क्या होता है, यहाँ पे प्रेक्षणों को लिखना है। तो एक साइड पे चम्मच, स्टील के चम्मच लिखा गया है, तो यहाँ पे तो ये क्या है, ये धातु है। और पदार्थ जिसकी वस्तु, अगर आपने धातु की वस्तु ली है तो यहाँ पे धातु लिखनी है। आपने पेंसिल ली है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लकड़ी लिखोगे, ठीक है। स्केल ली है तो स्केल, अगर प्लास्टिक की स्केल है तो यहाँ पे आप प्लास्टिक लिखिएगा, यहाँ पे इधर स्केल लिखिएगा, यहाँ पेंसिल लिखिएगा, है ना। और फिर आपको जब आप छू के देखेंगे तो आपको क्या महसूस होता है, क्या आपको फील होता है?
दूसरे सिरों को आपको स्पर्श करना है। तो अगर ये गर्म हो गया है तो आप हाँ लिखेंगे, और गर्म नहीं हुआ है तो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो पेंसिल की लकड़ी का दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। प्लास्टिक की जो स्केल आपने ली है उसका दूसरा सिरा क्या गर्म हुआ है या नहीं हुआ है तो उसको भी आप यहाँ पे लिखेंगे। तो ऐसा क्या है कि जो है कुछ वस्तु है जो अगर धातु की वस्तु है, लोहे की वस्तु है, या फिर स्टील की प्लास्टिक की वस्तु है, तो कौन सी वस्तुएं गर्म होती हैं, कौन सी वस्तुएं नहीं गर्म होती हैं, या फिर क्यों नहीं गर्म होती हैं, तो ये जो है आप चालन के माध्यम से समझ सकते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। इनके उदाहरण कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, लोहा यानी कि आयरन है, कॉपर तांबा है, ठीक है। तो ये जो इन धातुओं की वस्तुएं जो बनी होती हैं उसमें ऊष्मा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से पहुंच जाती है, इससे ही ऊष्मा का चालक कहते हैं, ठीक है। तो धातुओं की बनी हुई वस्तुएं उनका ये जो है ऊष्मा की चालक होती हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, ठीक। जैसे कि लकड़ी, ठीक है, पेंसिल किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। उसको जब हम गर्म पानी में डालते हैं तो वो उसका जो दूसरा सिरा होता है वो गर्म नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या है, ऊष्मा को अपने से होकर गुजरने नहीं देती, अपने से होकर जाने नहीं देती आसानी से। तो ये क्या है, ऊष्मा की कुचालक होती है, यानी कि लकड़ी क्या है, ऊष्मा की कुचालक है। इसी तरह प्लास्टिक भी ऊष्मा की कुचालक होती है। यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी वस्तुओं को आप यहाँ पे डाल के इसका परीक्षण कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को ऊष्मारोधी भी कहते हैं, यानी कि ऊष्मा को रोक के रखे, ऊष्मारोधी, जाने ना दे, अपने से गुजरने ना दे। तो वो क्या है, वो लकड़ी भी हो सकती है, प्लास्टिक हो सकती है। तो ऐसी वस्तुओं को कुचालक कहते हैं, और कुचालकों को ही हम ऊष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं, ठीक है। तब इन पदार्थों को ऊष्मा स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। यानी कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है कि पानी यानी जल और वायु यानी कि हवा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, यानी कि ऊष्मारोधी होती हैं, अपने अंदर से ऊष्मा को जाने नहीं देती, अंदर प्रवेश नहीं करने देती हैं। लेकिन फिर भी जल तो गर्म होता ही है और हवा भी गर्म हो जाती है ना। गर्मियों में कितनी हवा गर्म हो जाती है जब धूप खिलती है। तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है, गर्म क्यों हो जाती है, जबकि ऊष्मा और जल ऊष्मा की कुचालक होती हैं, वायु और जल। तो आइए इसको हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझ लेते हैं। तो क्रियाकलाप 3.8 में बताया गया है कि गोल पेंदे का फ्लास्क लेना है। आप चित्र 3.9 में इसको देख पा रहे हैं, ये देखिए, गोल पेंदे का फ्लास्क लीजिए, यदि फ्लास्क उपलब्ध ना हो तो बीकर लिया जा सकता है। अच्छा, आपको अभी ये फ्लास्क और बीकर नहीं पता होंगे क्लास 7 के स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये फ्लास्क है, ये जो चित्र है इसको क्या कहते हैं, फ्लास्क कहते हैं। और जो बीकर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ये यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ये है बीकर, ठीक है, ये बीकर है और ये फ्लास्क है। इसे जल से 2/3 भरिए, इसको किसी तिपाई पर रख दीजिए, अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सकें। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए। एक स्ट्रॉ की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम पर मैग्नेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। यहाँ पे जो आप पिंक कलर का कुछ स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कुछ इस तरह से इधर उधर घूमने लगा है, नीचे से ऊपर की तरफ ये जा रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो रियल में आपको ये देखने को मिलेगा। तो अपने आगे बताया गया है कि अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए, जो कुछ भी आप देख रहे हैं इसका चित्र बनाइए। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास का जल गर्म होता है और गर्म जल ऊपर की ओर उठने लगता है। इस गर्म जल का आसपास का ठंडा जल उस जल का स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर यह जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास से जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है, और यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है कि जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं, ठीक है। तो जो जल में ऊष्मा का संवहन इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसको आप घर पे भी देख सकते हैं। आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट घर पर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है किसी बड़े अपने घर में कोई बड़ा होगा आपसे, उसकी हेल्प से आप इसको समझ सकते हैं बिना पोटेशियम परमैंगनेट के ही। कैसे समझ सकते हैं, तो आप जो है एक कोई बर्तन लीजिए, उस बर्तन में
जल भरिए, ठीक है, और नीचे से उसको गैस पे रख के आप जला दीजिए गैस को, और फिर ध्यानपूर्वक आप देखिए आपको क्या दिखाई देगा। आपको सबसे पहले दिखाई देगा कि कुछ जल के पार्टिकल नीचे से ऊपर की ओर तैरते हुए आ रहे हैं, कुछ इस तरह से हिलते हुए दिखेंगे। बहुत ध्यान से आप देखेंगे तब आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो जल के पार्टिकल होते हैं जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं, उसकी जगह पर तो वो जगह तो खाली हो जाएगी क्योंकि जो जल का पार्टिकल नीचे से ऊपर आ गया। अब जो उस जगह पे दूसरा जो यहाँ पे ठंडा जल होगा वो आ जाएगा, ठीक है, और जो गर्म जल है वो ऊपर की ओर फिर से बढ़ जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती रहती है, ठीक है। जितना जल गर्म होता रहता है वो ऊपर की ओर जाता रहता है, और जो ठंडा जल है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है, और फिर वो भी गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि पूरा गर्म जो जल है पूरा गर्म ना हो जाए। और इस प्रक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संवहन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संवहन की प्रक्रिया, ठीक है। तो ऊष्मा जो जल है या फिर कोई भी वस्तु को जब हम कोई भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसमें संवहन की प्रक्रिया अवश्य होती है, तभी तो जल गर्म हो पाता है। तो ये प्रक्रिया हो गई जल के गर्म होने की। अब इसके बाद आती है कि वायु कैसे गर्म होती है, क्योंकि वायु भी तो ऊष्मा की कुचालक होती है ना। तो वायु कैसे गर्म होती है, आइए इसको देख लेते हैं। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? धुआं किस प्रकार दिशा में जाता है, किस दिशा में जो धुआं है वो जा रहा होता है। ऊष्मा स्रोत के पास की वायु गर्म होकर ऊपर उठती जाती है, ठीक है। इस प्रकार वह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 3.9 में आप इस विचार की पुष्टि कर सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे जल गर्म होता है वैसे ही वायु भी गर्म होती है, सेम उसी प्रक्रिया के माध्यम से। जैसे कि आग जलाते हैं, ठीक है, मान लीजिए थोड़ा सा कुछ लकड़ियाँ लेके हमने यहाँ पे आग जलाई। आग जलाने के पश्चात यहाँ की जो आसपास की हवा थी वो धीरे धीरे गर्म होने लगी। ये हवा धीरे धीरे क्या होने लगी? गर्म होने लगी। ये हवा गर्म होके ऊपर की तरफ जाने लगी, ठीक है। ऊपर की तरफ ये हवा जाएगी, उठेगी ऊपर गर्म की तरफ। फिर जो आसपास की ठंडी हवा होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और वो भी गर्म होके ऊपर की ओर उठने लगेगी। तो ये प्रक्रिया वायु में भी होती है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से जल भी गर्म होता है। नेक्स्ट क्रियाकलाप है 3.9, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे वायु गर्म होती है। एक मोमबत्ती लीजिए, अपने हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व में रखिए। क्या आपके दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव करते हैं? यदि नहीं तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है और ऐसा क्यों होता है? तो सावधान अपने हाथ को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर ही रखिए ताकि हाथ जो है आपके जल ना सकें। ध्यान दीजिए कि ऊपर की ओर की वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, ठीक है। यानी कि जो हवा ठीक ज्वाला के ऊपर होगी, यानी कि ये ज्वाला है, इसके ऊपर की जो हवा होगी वो काफ़ी गर्म होगी। इस हाथ को आप जितना नीचे लेके आएंगे उतना ज़्यादा आपको गर्मी का एहसास होगा। तो आपको सुरक्षित दूरी पर ही रखना है ताकि हाथ आपका जल ना पाए। आगे वही बताया गया है कि इसीलिए ज्वाला के ऊपर का हाथ गर्म अनुभव करता है, जबकि जो पार्श्व का हाथ होता है वो वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होता। यानी कि ये जो हाथ है, पार्श्व में हाथ है, साइड में हाथ है, वो इतना गर्म नहीं होता जितना कि ये वाला हाथ गर्मी का एहसास करेगा। इसीलिए यह वायु लौ के ऊपर की ओर वायु जैसी गर्म नहीं लगती। यानी यह वायु लौ के ऊपर की वायु जैसी गर्म नहीं लगती। यानी जो पार्श्व में जो हवा होती है, वायु होती है, उतनी गर्म नहीं लगती जितनी कि इस ठीक उसके ऊपर की गर्मी जो हवा होती है वो गर्म होती है। अब यहाँ पे आप पढ़ेंगे समुद्र समीर और थल समीर के बारे में। यानी कि जो समुद्र के किनारे जो हवा चलती है, समीर का मतलब क्या होता है आपने हिंदी में पर्यायवाची पढ़े होंगे। तो समीर किसका पर्यायवाची है? ये वायु का पर्यायवाची है। तो समुद्र के किनारे जो हवा चलती है, समीर चलती है, वो किस प्रकार से गर्म और ठंडी होती है, इसको यहाँ पे आप समझेंगे। तो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल यानी जो धरती या थल होता है वो जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ठीक है। यानी कि जो स्थल की वायु होती है वो सूर्य की गर्मी से गर्म होती है और ऊपर की ओर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र के से जो हवाएं आ रही होती हैं, समुद्र से जो हवा आ रही होती है वो ले लेती है, ठीक है। अब इसको हम जो चित्र बनाए नीचे उसमें डिटेल में समझा देंगे।
तो यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है, जो कि चित्र 3.11 में भी आप देखेंगे। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, यानी कि जो वायु समुद्र से आ रही है उसको क्या कहेंगे? समुद्र समीर कहेंगे। समुद्र समीर को ठंडी वायु का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती हैं। रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत हो जाता है, यानी कि अब दिन के समय क्या हो रहा था? दिन के समय ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन जब रात होती है तो यही प्रक्रिया विपरीत हो जाती है, तब समुद्र से थोड़ा गर्म हवा आने लगती है। तो समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से जल जो है वो ठंडा करता है, धीमी गति से ठंडा होता है, इसीलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यहाँ पे देखिए चित्र 3.11 में यही जो है समझाने का प्रयास किया गया है किस तरह से समुद्र समीर और थल समीर होता है, इसकी प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे सबसे पहले समुद्र समीर को देख लेते हैं। तो समुद्र समीर में क्या होता है? दिन के समय, ये दिन है, यहाँ पे सूरज आप देख पा रहे होंगे, तो दिन के समय ठंडी ठंडी हवा किधर की ओर चलती है? ये थल की तरफ चलती हैं। ठंडी ठंडी हवाएं समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं, और यही प्रक्रिया रात में हो जाती है विपरीत। ये जो ठंडी हवाएं इधर की ओर चल रही थी, ये जो है ठीक विपरीत हो जाती हैं। अब रात के समय क्या होता है? ठंडी हवाएं स्थल से जल की तरफ चलने लगती हैं, ठीक है, इधर की समुद्र की तरफ ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। और जब दिन के समय ठंडी हवाएं चलती हैं स्थल की तरफ, और फिर जो स्थल की गर्म हवा होती है वो उसका स्थान ले लेती है, और इस प्रकार से ये प्रक्रम चलता रहता है। ऐसे ही रात के समय जो ठंडी हवाएं हैं वो स्थल से चलती हैं जल की तरफ, यानी समुद्र की तरफ, और जो समुद्र के से जो गर्मी हवाएं आ रही होती हैं वो आ जाती हैं ठंडी स्थल की तरफ, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी चलती रहती है दिन और रात के समय। तो इसे हम क्या कहते हैं? थल समीर कहते हैं। थल समीर हमेशा रात के समय होता है और समुद्र समीर हमेशा दिन के समय होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं, और सूर्य से हम तक ऊष्मा कैसे पहुंचती है? यह चालन एवं संवहन द्वारा हम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इन दोनों प्रक्रमों में ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं, जैसे वायु नहीं है, अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विकिरण कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि ऊष्मा का स्थानांतरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, या फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक किसी माध्यम के द्वारा होता है, इसे हम चालन कह रहे थे या फिर संवहन कह रहे थे, ठीक है। चालन और संवहन ये दोनों जो है ऊष्मा का स्थानांतरण के ही प्रकार हैं। अब ये बात आती है कि सूर्य का प्रकाश, ऊष्मा जो होती है, सूर्य की ऊष्मा वो पृथ्वी तक आती है और हमें गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन आसमान में तो कोई माध्यम है ही नहीं, ठीक है, या फिर अंतरिक्ष में तो कोई माध्यम है नहीं। तो किस प्रकार से ऊष्मा हम तक पहुंचती है? तो ये पहुंचती है विकिरण के माध्यम से। विकिरण एक अलग प्रक्रिया होती है, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो विकिरण द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम विद्यमान हो या ना हो, विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि बिना माध्यम के ही विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, यानी कि विकिरण के द्वारा ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी माध्यम के ही पहुंच सकती है। जब हम किसी तापक यानी कि हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से हटा कर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को विकिरण द्वारा ही परिवेश में स्थानांतरित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि हीटर है, हीटर के सामने जब हम अपने हाथ करते हैं तो हमें गर्मी का एहसास होता है। तो वो हीटर और अपने हाथ की दूरी काफ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे बीच में किसी भी माध्यम
तो कोई माध्यम तो होता नहीं है, यानी बिना माध्यम के ही हमें जो है गर्मी का एहसास होता है। तो कैसे होता है, तो ये विकिरण के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई गर्म बर्तन को हम गैस से उतार कर नीचे रख देते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो ठंडा कैसे होता है, तो जैसे जब वो गर्म बर्तन होता है तो उसके द्वारा जो उसमें ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगती है, यानी कि ऊपर की ओर जो उसका आसपास इन्वायरमेंट होता है, परिवेश होता है, उसमें वो जाने लगती है और धीरे धीरे वो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। तो ये भी एक विकिरण का उदाहरण है। आगे बताया गया है कि हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही परिवेश को ऊष्मा देता है तथा उससे ऊष्मा ग्रहण करता है। ठीक है, तो जो हमारा शरीर होता है वो भी विकिरण के माध्यम से ही परिवेश से हीट एब्जॉर्ब करता है, ऊष्मा लेता है और ऊष्मा जो है बाहर भी निकालता है। सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकिरित करते हैं। जब ये ऊष्मा विकिरण किसी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग परागत हो जाता है या फिर हो सकता है। तो ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, और धूप में जाते समय आपको छाते का उपयोग करने का परामर्श क्यों दिया जाता है, उसके बारे में यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। जितने भी पिंड हैं, ठीक है, सभी पिंड क्या हैं, वो गर्म होते हैं। सभी गर्म पिंड जो कि विकिरण के माध्यम से विकिरणों के रूप से ऊष्मा विकिरित करते हैं, यानी कि अपने से ऊष्मा बाहर की तरफ निकालते हैं। और जब ये ऊष्मा विकिरित किसी अन्य वस्तु से टकराती है तो इनका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। मान लीजिए कोई एक ये पिंड है और ये पिंड कैसा है, ये पिंड गर्म है। ठीक है, गर्म पिंड है। अब यहाँ से हीट निकल रही है, ऊष्मा विकिरण के माध्यम से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है और ये ऊष्मा किसी वस्तु से टकराती है। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, इसी वस्तु से इस पिंड द्वारा निकली ऊष्मा टकराती है तो क्या होता है, तो इसमें से कुछ ऊष्मा क्या होगी, एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। इस वस्तु के द्वारा कुछ ऊष्मा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, कुछ ऊष्मा क्या होगी, रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी, यानी कि इससे टकरा कर दूसरी दिशा में चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, और कुछ जो है परागत हो जाएगी, यानी कि इसी के पैरेलल में रहेगी। है कि सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, तो किस प्रकार के कपड़े हम सर्दियों में पहनते हैं और किस प्रकार के कपड़े हम गर्मियों में पहनते हैं, इस बात की आगे यहाँ पे चर्चा की गई है। तो आप जानते हैं कि गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्रों को वरीयता देते हैं, यानी कि हम हल्के वस्त्रों को पहनना पसंद करते हैं, तथा सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों है, आइए इसका हम पता लगाते हैं। तो क्रियाकलाप 3.10 में बताया गया है कि टिन के एक जैसे 2 डिब्बे लीजिए। ठीक है, टिन के एक समान 2 डिब्बे लेने हैं और इनमें से एक के बाहरी पृष्ठ को काला तथा दूसरे बाहरी पृष्ठ को सफ़ेद यानी कि श्वेत पेंट से हमें उसको पेंट कर लेना है। आप यहाँ पे चित्र में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2 टिन के बर्तन लिए गए हैं, डिब्बे लिए गए हैं। एक में कौन सा कलर पेंट किया गया है, काला, और दूसरे में सफ़ेद रंग जो है पेंट किया गया है। दोनों डिब्बों में बराबर मात्रा में जल भरिए, उन्हें दोपहर के समय लगभग 1 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। दोनों डिब्बों से भरे जल के ताप मापिए। ठीक है, तो 1 घंटे बाद हमें उस जो जल हमने धूप में रखा था उसका हमको टेम्परेचर नापना है। ठीक, 1 घंटे बाद क्या आप दोनों के ताप में कुछ अंतर पाते हैं, तो किस डिब्बे में या फिर किस बर्तन में जल अधिक गर्म है, और केवल जल को छूकर भी आप दोनों के ताप में अंतर अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो काला रंग जो होगा वो क्या करता है, वो ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करता है। तो जो काले बर्तन में पानी रखा हुआ है वो कैसा होगा, वो ज़्यादा गर्म होगा कंपैरेटिवली वाइट जो आपने सफ़ेद रंग के बर्तन में पानी रखा था उससे। तो ये कैसा होगा, ये ठंडा होगा थोड़ा सा। ठीक है, क्यों ठंडा होगा, गर्म काले वाले बर्तन से इस बर्तन का पानी ठंडा क्यों होगा, क्योंकि ये जो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता, सफ़ेद रंग ऊष्मा को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि ऊष्मा यहाँ पे आके टकरा के वापस दूसरी दिशा में चली जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। उसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी भी इसमें बताई गई है। तो इसमें कहा गया है कि
क्रियाकलाप 3.10 में उपयोग किए गए दोनों डिब्बे लीजिए। इन दोनों में समान मात्रा में समान ताप का गर्म जल भरिए। ठीक है, लगभग 60 डिग्री सेल्सियस का हमें जल वहाँ पे भरना है और दोनों डिब्बों को किसी कमरे में अथवा छाया में रख देना है। फिर 10 से 15 मिनट के पश्चात प्रत्येक डिब्बे के जल का ताप ज्ञात कीजिए। तो 10 से 15 मिनट के बाद आपको उस डिब्बे में जो आपने जल रखा था उसका हमें तापमान देखना है। तो क्या दोनों डिब्बों में जल का ताप समान दर से कम हुआ, यानी कि जो अभी तक हमने धूप में रखा था उसके बाद वही डिब्बे हम लेके आएंगे या फिर वही बर्तन हम लेके आएंगे, एक रूम में रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो तब हम देखेंगे कि किस बर्तन का टेम्परेचर कितना कम हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कमरे में धूप तो होगी नहीं, तो वहाँ पे टेम्परेचर गिरेगा ही, यानी कि कम ही होगा। तो क्या इन क्रियाकलापों से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गर्मियों में सफ़ेद तथा या फिर हल्के रंग के वस्त्र तथा गर्मियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक क्यों प्रतीत होता है? तो गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, अधिक ऊष्मा को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। और हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण को अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसीलिए गर्मियों में हमें हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह लगते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ जानकारी दी गई है, आइए इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि हम अपने घरों में ठंडा या गर्म रखने के लिए हम अपने घरों को ठंडा या फिर गर्म रखने के लिए कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन अथवा विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या ऐसे भवन बनाना संभव है जिन पर बाहर की गर्मी या सर्दी का कोई प्रभाव ना पड़े? भवन की बाहरी दीवार को यदि ऐसा बनाया जाए उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए तो ऐसा संभव किया जा सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि गर्म और ठंड गर्मी में या फिर ठंडी में हमें जो है समान तापमान घर के अंदर भी महसूस हो। ऐसा करने की एक विधि है और इसकी भवन निर्माण में खोखली ईंटों का उपयोग किया जाए, जो कि आजकल उपलब्ध भी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं, यानी कि जाड़ों के समय हमें ऊनी वस्त्र हमें गर्मी प्रदान करते हैं। ऐसा क्यों है, इसको आइए देख लेते हैं। तो सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊन ऊष्मा रोधी है, यानी कि जो ऊन है वो ऊष्मा को अपने अंदर कैप्चर करके रखता है, बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, उस ऊन जो है गर्मी को अपने आर पार नहीं जाने देता या फिर ठंडक को बाहर से अंदर नहीं जाने देता। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच में वायु फंसी रहती है, यानी वहाँ पे वायु वो ट्रैप रहती है, फंसी रहती है। यह वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकिरित होने से रोकती है, यानी हमारे जो शरीर का तापमान होता है वो हमारे शरीर का तापमान बाहर की तरफ ना जाने पाए और हमारे शरीर की गर्मी जो है, जो ऊनी वस्त्र हमने पहन रखा है, स्वेटर पहन रखा है, वो अंदर ही ट्रैप रहे, अंदर ही फंसी रहे, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता रहे। अतः हमें उष्णता का अनुभव होता है। मान लीजिए सर्दियों में आपको एक मोटे कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक का चुनाव करके उपयोग करने की छूट है, तो आप इनमें से किसे चुनेंगे और क्यों? याद रखिए, दो कंबलों के बीच में वायु की एक परत विद्यमान है। ठीक है, जिससे जब परत विद्यमान रहेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो ना तो बहुत गर्म होने पाएगा और ही ना बहुत ठंडा होने पाएगा। तो हमें किस कंबल का चुनाव करना चाहिए? तो हमें एक परत वाले कंबल का चुनाव करना चाहिए। ठीक है, क्या आपने क्या सीखा? यहाँ पे कुछ पॉइंट इसमें दिए गए हैं, आइए फटाफट इसको देख लेते हैं, उसके बाद में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने अभी तक इस पूरे चैप्टर में मेन पॉइंट क्या सीखे, इनको आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ बताया गया है कि किसी वस्तु की उष्णता की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें सदैव अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु का अगर हमको तापमान जांचना है तो ऐसा नहीं कि उसको छूकर ही हम उसका टेम्परेचर जान सकते हैं, तो ये विश्वसनीय नहीं है। ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि का माप है। तो आगे बताया गया है कि तापमापी वह युक्ति है जिससे ताप को हम माप सकते हैं, यानी ताप मापा जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है और इस थर्मामीटर का परिसर कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर होता है, यानी कि इसी टेम्परेचर के बीच में ही किसी वस्तु का हम ताप नाप सकते हैं। इससे अधिक होगा या फिर इससे कम होगा तो हमें जो है सही तापमान का जो ताप होगा उसका जानकारी नहीं हो पाएगी। अन्य प्रयोजनों के लिए हम प्रयोगशाला
तापमापी का उपयोग करते हैं। इन तापमापियों का परिसर प्रायः -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। तो प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच तक होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप के पिंड की ओर स्थानांतरित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है। तो ये प्रक्रम क्या है? एक तो है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि चालन और संवहन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन विकिरण के लिए हमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, जो ठोस होते हैं, ठोस वस्तुएं होती हैं, जैसे कि लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गई, ऐसी जो वस्तुएं होती हैं उसमें ऊष्मा जो है वो चालन द्वारा स्थानांतरित होती है। चालन प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसमें जो है द्रव और गैसों में संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है। और विकिरण जो है विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उन्हें ऊष्मा चालक कहते हैं। गहरे रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की अपेक्षा ऊष्मीय विकिरण की अक्षीय अवशोषक होती हैं। ठीक है, यानी कि जो गहरे रंग की वस्तुएं होती हैं वो आसानी से जो विकिरण होती है ऊष्मा के विकिरण द्वारा अच्छी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि विकिरण के माध्यम से ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है गहरे रंग की जो वस्तुएं होती हैं। यही कारण है कि हम गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्रों में अधिक आराम का अनुभव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊनी ऊष्मा रोधी है तथा इसके रेशों के बीच में वायु फंसी होती है, जिससे हमें गर्मी का एहसास होता है जाड़ों में। तो यहाँ पे ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को देखेंगे और साथ में जो है जो भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।